कि जितने भी प्राणी होंगे ये सारे के सारे बहुकोशिकीय होंगे, मल्टीसेलर होंगे। इन सभी में बेटा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाती है। जनन इनमें लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीके का पाया जाता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है ऐसा, इनकी आहार नाल में एक ही छेद होता है, उसी से बेटा ये अंदर भोजन भी लेते हैं और जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं। जितने भी प्राणी हैं उनमें से 2/3 केवल और केवल आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ आप सभी का इस माइंड मैप सीरीज़ में, जिसमें बेटा आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्राणी जगत। ना केवल शुरू करेंगे, इसको ख़त्म भी करेंगे। यस, वन शॉट है तो कोशिश अपनी यही रहती है जितना ज़्यादा हम चैप्टर को समराइज़ कर सकें और नीट के क्वेश्चन भी इसमें निकल आए। यस, चलिए, तो प्राणी जगत एनिमल किंगडम हमारा अध्याय है आज के इस माइंड मैप सीरीज़ में। और इसकी इम्पोर्टेंस बेटा क्या है, तो यहाँ से आपके नीट में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आपके नीट में बेटा इस प्राणी जगत एनिमल किंगडम चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो 12 से 16 नंबर। मैं तो ये कहती हूँ बेटा, और मैं हर बार कहती हूँ कि अगर किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन भी बनता है, सिंगल क्वेश्चन 4 नंबर, तो भी उसको हमें नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत क्लियर है। जूलॉजी में 180 में से 180 स्कोर करना है, और वो तब स्कोर होगा जब किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जाएगा। तो बिना समय गवाए बेटा शुरू करते हैं। प्राणी जगत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जो प्राणी जगत का वर्गीकरण हुआ है इतने सारे संघों में, किस आधार पर बेटा ये वर्गीकरण हुआ है। इसके बाद बेटा हम हर एक संघ के बारे में, ये जो प्राणियों का वर्गीकरण है बेटा, इसमें हम हर एक संघ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके, और संघ में ही मैंने आपको बोला आपको केवल 3 ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इसके सामान्य लक्षण जो हम वर्गीकरण के आधार में पढ़ लेंगे। दूसरा बेटा आपको हर एक संघ के विशिष्ट लक्षण याद करने हैं, इस संघ में क्या विशेषता होती है। और तीसरा बेटा आपको हर एक संघ के उदाहरण याद करने हैं, एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है ना। इतना ही है। पता नहीं क्यों इस चैप्टर का लोग हवा बना के रखते हैं, हवा तो नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चैप्टर है। चलिए, जैसे बेटा हम परिचय की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आपका प्राणी जगत होता है, यानी कि जो आपका एनिमल किंगडम है, RH विटेकर के वर्गीकरण के जो भी आपका क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, इसके हिसाब से बेटा ये आपका 5वां जगत है ना। 5 जगत वर्गीकरण दिया था, उसमें ये आपका 5वां जगत है। तो प्राणी जगत के बेटा कुछ लक्षण होते हैं कि जितने भी प्राणी होंगे ये सारे के सारे बहुकोशिकीय होंगे, मल्टीसेलर होंगे। इन सभी में बेटा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाती है। जनन इनमें लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीके का पाया जाता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है ऐसा, सारी की सारी सुकेंद्रीय कोशिकाएं होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। अगर हम पाचन की बात करें, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका पाचन का प्रकार क्या होता है, किस तरीके से पाचन करते हैं या भोजन लेते हैं, तो बेटा ये परजीवी हो सकते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, ठीक है। ये सैप्रोफिटिक सड़ी गली चीज़ें खा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। मेन बेटा आपको ये याद रखना है, बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सारे के सारे सुकेंद्रकीय है, ठीक है। ये आपके मेन लक्षण है। अब प्राणी जगत को ना बेटा कई सारे संघों में विभाजित किया है। हम इनमें से जो संघ पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 11 संघ, ठीक है। कई सारे संघों में विभाजित किया है, लेकिन हमें बेटा ये 11 संघ पढ़ने। कौन कौन से हैं ये 11 संघ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा कि इन 11 संघों का नाम आपको इसी क्रम में पता होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में पता होना चाहिए जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। यही क्रम बेटा आपकी NCERT में भी दिया गया है। तो सबसे पहला है आपका संघ पॉरीफेरा, दूसरा है बेटा आपका संघ सिलेंट्रेटा, तीसरा है आपका संघ टीनोफोरा, ठीक है, तीसरा है आपका संघ टीनोफोरा, चौथा है बेटा आपका संघ प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थीस, पांचवा है बेटा आपका संघ एस्केहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, छठवा है बेटा आपका संघ एनीलिडा, एनीलिडा, सातवां है आपका आर्थ्रोपोडा, आठवां है आपका
आठवां है आपका मोलस्का, आठवां है आपका मोलस्का, नौवां है आपका एकाइनोडर्मेटा, 10वां है आपका हेमिकॉर्डेटा और 11वां है आपका संघ कॉर्डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको इसी क्रम में याद करना है 1 to 11 एज इट इज। ठीक है, क्योंकि आगे हम बेटा इन नंबर्स के साथ खेलने वाले हैं। कैसे खेलने वाले हैं, तो हमने ये तो देख लिया कि प्राणी जगत को हम 11 संघों में पढ़ेंगे, लेकिन 11 संघों को हमने किस आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है, तो इनके वर्गीकरण के आधार क्या है बेटा, सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो 7 ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा, सबसे पहला है आपका संगठन का स्तर क्या होता है किसी भी जीव में, संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। दूसरा बेटा हमने इनका वर्गीकरण किया है इनकी देह सम्मिति के हिसाब से, इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है। तीसरा बेटा हमने इनका वर्गीकरण किया है इनके देह प्रारूप के हिसाब से। ये देह प्रारूप आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब इस नाम से नहीं है, लेकिन आहार नाल का जिक्र किया गया है ना। तो इसमें हम इनका आहार नाल एक तरीके से देख लेते हैं, पूर्ण है या अपूर्ण है। चौथा हमने बेटा बात की थी इनमें जन्म स्तर की संख्या के आधार पर। ठीक है, इस आधार पर हमने वर्गीकरण किया है, जन्म स्तर की संख्या के आधार पर। पांचवा बेटा अपना जो पॉइंट है वो है आपका देह गुहा, बॉडी कैविटी। छठवां अपना जो पॉइंट है वो है बेटा इनमें खंडी भवन होता है कि नहीं होता है, होता है तो कैसा होता है। और आखिरी बेटा जो पॉइंट है वो है नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर हमने वर्गीकरण किया। इसके अलावा एनसीईआरटी की माने तो एक और पॉइंट इसने डिस्कस कर लिया, वो है आपका परिसंचरण तंत्र, कि इनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है या बंद प्रकार का होता है। ठीक है, तो मेन हम जो देखते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 और एक आप ये भी देख लो 8। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हमने प्राणी जगत को इतने सारे संघों में वर्गीकृत किया। एक एक करके अगर हम देखें बेटा, संगठन का स्तर यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बेटा जो प्राणी होते हैं वो आपके 4 तरीके का संगठन दिखा सकते हैं या 4 स्तर का संगठन दिखा सकते हैं। कोशिकीय स्तर का संगठन जिसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया आपका ऊतक स्तर का संगठन, तीसरा हो गया आपका अंग यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा होता है आपका अंग तंत्र मतलब कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय स्तर का संगठन 1 नंबर, ऊतक स्तर का संगठन सिलेंट्रेटा टीनोफोरा 2-3, अंग स्तर का संगठन 4 नंबर मतलब कि प्लेटिहेलमिन्थेस, और अंग तंत्र स्तर का संगठन 5 से 11 यानी कि एस्केलमिन्थेस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करें बेटा इनकी सम्मिति कैसी होती है, बॉडी सिमेट्री इनमें कैसी देखने को मिलती है। तो सिमेट्री के आधार पर बेटा 3 तरीके के जीव होते हैं, एक जो असम्मिति दर्शाते हैं, ठीक है, एसिमेट्रिकल होते हैं, असम्मिति दर्शाते हैं। दूसरे जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं यानी कि अरीय सम्मिति दर्शाते हैं, और तीसरे जो द्विपार्श्व सम्मिति मतलब कि बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं। ठीक है, असम्मिति बेटा आपके अधिकांश या 1 नंबर लिख लो, जितने भी आपके पॉरीफेरेंस हैं, ठीक है, ल्यूकोसोलिनिया को छोड़कर। अब क्योंकि ल्यूकोसोलिनिया एनसीईआरटी में नहीं है तो आप ये बोल सकते हो कि सारी पॉरीफेरेंस आपके असम्मिति दर्शाते हैं, लेकिन ल्यूकोसोलिनिया एक ऐसा पॉरीफेरा है जो कि अरीय सम्मिति दर्शाता है। इसके अलावा आपके सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं मतलब कि अरीय सम्मिति दर्शाते हैं। इनके शरीर को आप किसी भी अक्ष से काटो, बशर्ते वो अक्ष सेंटर से होकर गुजरना चाहिए, ये हमेशा 2 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति बेटा आपको 4 से लेकर के 11 में देखने को मिलती है, मतलब कि आपके प्लेटिहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक। यहाँ पर बेटा एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, और वो है आपका 9 नंबर मतलब कि संघ एकाइनोडर्मेटा। इसके बेटा जो लार्वा होते हैं ये लार्वा तो द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं,
ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं। लेकिन 9 नंबर के जो वयस्क होते हैं बेटा, ये वयस्क इनमें अरीय सममिति दर्शाते हैं। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है अपवाद। ठीक है, तो द्विपार्श्व समिति मतलब जो केवल 2 दाएं और बाएं बराबर हिस्से में ही विभाजित हो सकते हैं, इसके अलावा वो किसी भी दूसरे अक्ष से बराबर भागों में विभाजित नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरा बेटा हमने देखा क्या, तीसरा है आपका जन्म स्तर की संख्या के आधार पर। तो जन्म स्तर की संख्या के आधार पर हम 2 तरीके के देखते हैं। जन्म स्तर की संख्या के आधार पर 2 तरीके के जीव होते हैं। पहले हो गए आपके द्विकोरिक, जिनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके त्रिकोरिक, जिनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप इनको त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय भी बोल सकते हो। द्वि मतलब 2, तो इनमें केवल 2 जन्म स्तर होती हैं। कौन कौन सी? बाह्यचर्म यानी कि एक्टोडर्म, और अंत्यचर्म मतलब कि एंडोडर्म। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जन्म स्तर होती हैं, बाह्यचर्म, अंत्यचर्म और इन दोनों के बीच में मध्यचर्म मतलब कि मीजोडर्म। द्विकोरिक में मध्यचर्म ना पाकर के मीजोग्लिया पाई जाती है, एक जेली परत होती है जो कि बाह्यचर्म और अंत्यचर्म को सेपरेट करने का काम करती है। ये द्विकोरिक बेटा कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो 1, 2, 3 कॉरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा। जबकि 4 से लेकर के प्लेटियल मिंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक के जितने भी संघ हैं, इनके जितने भी सदस्य हैं, ये सारे के सारे त्रिकोरिक होते हैं। इनके शरीर का जो विकास होता है या जो डेवलपमेंट होता है वो बेटा तीनों जन्म स्तर से होता है। कुछ ऊतक अंत्य जन्म स्तर से बनते हैं, कुछ मध्य जन्म स्तर से बनते हैं और कुछ बाह्य जन्म स्तर से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा चौथा आपका है प्रगुहा यानी कि बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी के हिसाब से बेटा जो जीव होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगुहीय, जिनमें प्रगुहा नहीं पाई जाती है या गुहा नहीं पाई जाती है। दूसरे होते हैं आपके कूटगुहीय, जिनको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। इनमें गुहा पाई तो जाती है पर वो वास्तविक गुहा नहीं होती। अब वास्तविक गुहा क्या होते हैं बेटा? तो इनको हम बोलते हैं गुहीय या प्रगुही प्राणी। ठीक है, ये कौन होते हैं बेटा? जिनके पास वास्तविक गुहा होती है। अब वास्तविक गुहा क्या है? जिसकी दोनों तरफ, गुहा के दोनों तरफ मध्यजन स्तर पाई जाए यानी कि मीजोडर्म पाई जाए। ठीक है, तो अगुहीय होते हैं बेटा आपके 4 नंबर प्लेटिहेलमिन्थिस। प्लेटिहेलमिन्थिस बेटा इनके पास 3 जन्म स्तर तो हैं, बाह्यजन स्तर, मध्यजन स्तर और अंत्यजन स्तर। लेकिन बेटा यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती, कोई भी गुहा नहीं पाई जाती। आहार नाल के चारों तरफ ये 3 लेयर होती हैं। ठीक है, कूटगुहीय जो होते हैं बेटा ये होते हैं आपके 5 नंबर मतलब कि एस्केलमिन्थिस, जिनके बाहर बाह्यजन स्तर, आहार नाल के बाहर अंत्यजन स्तर। इस अंत्यजन स्तर और बाह्यजन स्तर के बाहर के बीच में मीजोडर्म यानी कि मध्यजन स्तर के ऐसे धब्बे पाए जाते हैं, पैचेस पाए जाते हैं। और उन्हीं मध्यजन स्तर के पैचेस के बीच में थोड़ी बहुत जो गुहा है उसी को हम गुहा बोल देते हैं। तो वास्तविक गुहा नहीं है। वास्तविक गुहा पाई जाती है बेटा आपके 6 से लेकर के 11 में। ये चित्र आपकी एनसीईआरटी में दिया है। तो ये बेटा आपके हो गए प्रगुही, जिनमें ये वास्तविक गुहा है। गुहा के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या है? मीजोडर्म है। ठीक है, ये दोनों स्तर किसके हैं बेटा? ये दोनों मीजोडर्म है यानी कि मध्यजन स्तर है। ठीक है, कूटगुही में आप देख रहे हैं बाह्यजन स्तर, अंत्यजन स्तर और ये बेटा मध्यजन स्तर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि ये हो गए आपके 4 नंबर मतलब कि प्लेटिहेलमिन्थिस, जहाँ पे बाह्यजन स्तर, मध्यजन स्तर और अंत्यजन स्तर तीनों है, लेकिन मध्यजन स्तर में कोई गुहा नहीं है। अब आप कहोगे मैडम ये बीच में क्या है? तो इन तीनों के बीच में बेटा ये जो है ये आहार नाल है। आहार नाल के चारों तरफ ये तीनों जन्म स्तर उपस्थित है। आगे बात करें बेटा, अगर हम खंडी भवन की बात करें, सेगमेंटेशन की बात करें, तो वास्तविक खंडी भवन, ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। वास्तविक खंडी भवन किस में पाया जाता है? तो वास्तविक खंडी भवन बेटा पाया जाता है आपके संघ एनिलिडा मतलब कि 6 नंबर में, 7 नंबर मतलब कि आर्थ्रोपोडा में और 11 नंबर मतलब कि आपके कॉर्डेटा में। अब वास्तविक खंडी भवन क्या होता है बेटा? जिसमें शरीर में बाहर भी खंड है, अंदर भी खंड है, ना केवल खंड है, प्रत्येक खंड में एक अंग की पुनरावृत्ति है। ठीक है, जो अंग यहाँ पाया जाएगा वही अंग आपका अगले खंड में भी पाया जाएगा, वही अंग आपका तीसरे खंड में भी पाया जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर बेटा खंडों में अंगों की पुनरावृत्ति भी होती है, इसको हम बोलते हैं वास्तविक खंडी भवन। एक कूट खंडी भवन भी होता है जो आपको 4 नंबर में यानी कि प्लेटियल मेंथिस में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पृष्ठरज्जु मतलब कि नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड होती क्या है बेटा? नोटोकॉर्ड आपकी सबसे पहली बात मध्यजन स्तर से मतलब कि मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। मध्यजन स्तर से बेटा ये उत्पन्न होती है। इसके अलावा छड़नुमा संरचनाएं लंबी छड़ी जैसी होती है। ठीक है, और ये आपके शरीर के पृष्ठभाग में यानी कि पीछे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, पृष्ठभाग मतलब जो जमीन के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये 3 नोटोकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यहाँ तक डन है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया 2 और पॉइंट। एक आपको बताया मैंने देह गुहा देह प्रारूप, वो भी मैं यही लिख लेती हूँ। ठीक है ना। एक हमने बताया था बेटा देह प्रारूप। तो देह प्रारूप के हिसाब से आपके जीव होते हैं 7वां पॉइंट देह प्रारूप, जिसे हम बोलते हैं बॉडी प्लान। इसके हिसाब से बेटा जो जीव होते हैं ये इनमें क्या होता है आपका, या तो ये कोशिका एकत्रीकरण देह प्रारूप दिखाते हैं। ठीक है, इनमें कोशिकाओं का समूह तो है लेकिन वो मिलकर के ऐसा सच कुछ काम कर नहीं रहे। ठीक है, हर एक कोशिका अपना खुद पाचन करिए। एक होता है अंधकोश देह प्रारूप। ठीक है, अंधकोश देह प्रारूप मतलब अपूर्ण आहार नाल। इनकी आहार नाल में एक ही छेद होता है, उसी से बेटा ये अंदर भोजन भी लेते हैं और जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं। तो तीसरा होता है बेटा नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप जिनमें पूर्ण आहार नाल होती है, उसका एक मुख द्वार होता है और एक गुदा द्वार होता है। तो ये होती है बेटा पूर्ण आहार नाल। कोशिका एकत्रीकरण देखने को मिलता है आपको 1 नंबर पॉरीफेरा में। अपूर्ण आहार नाल देखने को मिलती है आपको सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस में। ठीक है, जबकि एस्के हेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी में पूर्ण आहार नाल होती है नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप। फिर एक और पॉइंट था आपका, यहीं लिख देती हूँ मैं। बात कर लें हम अगर परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र के हिसाब से 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका बेटा खुले प्रकार का ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है बेटा आपका बंद प्रकार का क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलता है 6 नंबर एनलिडा में और 11 नंबर मतलब कि कॉर्डेटा में। आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में सब में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बस अपवाद है। ठीक है, एनलिडा में आपकी जोंक है जिसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो आपका कॉर्डेटा संघ है इसके अंदर एक उपसंघ है यूरोकॉर्डेटा, उनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बाकी सब में बंद है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया बेटा आपका वर्गीकरण का आधार। अब हम बात करेंगे प्राणियों के वर्गीकरण की। तो जो मैंने आपको वर्गीकरण का आधार पढ़ाया वही सेम देखो आप इसके फ्लो चार्ट में भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपका प्राणी जगत कोशिकी स्तर बेटा देखने को मिलेगा आपको 1 नंबर पॉरीफेरा में। ठीक है, ऊतक अंग और अंगतंत्र आपको देखने को मिलेगा। ऊतक मिलेगा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में। ठीक है, तो इन दोनों में आपको ऊतक स्तर का संगठन मिलेगा। प्लेटीहेलमिन्थिस में अंग स्तर का संगठन मिलेगा, बाकी सभी में अंगतंत्र स्तर का। ठीक है, ये जो होते हैं आपके पॉरीफेरा ये असम्मिति दर्शाते हैं। ठीक है, ये असम्मिति दर्शाते हैं। इसके अलावा अरीय सम्मिति दर्शाते हैं आपके सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, बाकी सारे के सारे द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति में भी बेटा ये सारे के सारे आपके त्रिकोरिक भी हैं, तीनों जम स्तर से बने हैं। इनमें बेटा अगुही है आपके प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2 नंबर 3 नंबर। प्लेटीहेलमिन्थिस अगुही है, एस्के हेलमिन्थिस कूटगुही है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सभी में वास्तविक गुहा पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका वर्गीकरण के आधार में। अब हम बात करेंगे बेटा प्राणियों के वर्गीकरण की। तो प्राणियों के वर्गीकरण में हम सारे संघ पढ़ेंगे। ठीक है, अब सारे संघ के सामान्य लक्षण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे हम बात करेंगे संघ पॉरीफेरा की, तो संघ पॉरीफेरा का एक हम लिखते हैं सामान्य नाम क्या होता है। ठीक है, ये सामान्य नाम हम सबके एक काम करते में मतलब सॉरी पहली स्लाइड पे लिख करके बता देती हूँ, वहीं पे सबके सामान्य नाम लिख देते हैं। ठीक है ना।
पॉरीफेरा को बेटा हम इनके सामान्य नाम लिख रहे हैं, इनको हम स्पंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिलेंटेटा को बेटा हम निडेरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निडेरिया, ठीक है। टीनोफोरा को हम समुद्री अखरोट, सी वॉलनट, या बेटा हम इनको कंकद जेली, कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके प्लेटियल मेंथिस बेटा ये चपटे होते हैं, इसलिए हम इनको चपटे क्रमी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पृष्ठ और अधर भाग से चपटे होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको चपटे क्रमी के नाम से जानते हैं। एस्केल मेंथिस को बेटा हम गोल क्रमी यानी कि राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। एनलिडा को हम वलय क्रमी मतलब कि रिंग वर्म के नाम से जानते हैं। आर्थ्रोपोडा बेटा ये सबसे बड़ा संघ है, पहली चीज़, ठीक है, ये सबसे बड़ा संघ है। जितने भी प्राणी हैं उनमें से 2/3 केवल और केवल आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस, हिंदी उपांग, ठीक है। अपेंडेजेस मतलब कि इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, अपेंडेजेस, ठीक है, इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मोलस्का, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है आपका मोलस्का। और दूसरी बात बेटा, जो आपका मोलस्का होता है इनमें कोमल शरीर वाले प्राणी आते हैं। क्योंकि बेटा ये कोमल शरीर वाले होते हैं इसलिए अपने शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बनाते हैं। इकाइनोडर्मेटा को इकाइनोडर्मेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इनका शूलयुक्त शरीर होता है, कांटेदार इनका शरीर होता है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का अंतःकंकाल पाया जाता है। हेमीकॉर्डेटा संयोजक कड़ी है आपके नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में, और कॉर्डेटा तो बेटा है ही अपना जिनके पास नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो मैंने ये वाला पॉइंट तो लिखा है नहीं नोटोकॉर्ड में। नोटोकॉर्ड के हिसाब से 2 तरीके के जीव होते हैं, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट जिनके पूरे जीवन में कभी भी नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती है, इनको हम बोलते हैं अरज्जुकी, जिनके पास रज्जू नहीं पाई जाती है ना, पृष्ठ रज्जू नहीं पाई जाती। ये हो गए आपके 1 से लेकर के 10। दूसरे हो गए आपके कॉर्डेट जिनको हम बोलते हैं रज्जुकी, जिनके पास पृष्ठ रज्जू पाई जाती है, और ये हो गए आपके 11, ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके बेटा शुरू करते हैं। संघ पॉरीफेरा, तो संघ पॉरीफेरा के सामान्य लक्षण हमें पता है। 1 नंबर कहाँ कहाँ आता है? यहाँ पे कोशिकी स्तर का संगठन हो गया, इनमें कोई समिति नहीं होती है, ठीक है, असमिति होते हैं। और ये इसके अलावा आपका ये क्या हो गया, अब कोशिका एकत्रीकरण देह प्रारूप होता है, इनमें द्विकोरिक होते हैं, ये नोटोकॉर्ड इनमें होती नहीं है, ठीक है, खंडीभवन इनमें होता नहीं है, और गुहा इनमें होती नहीं है। तो ये इनके सामान्य से लक्षण है। पाए कहाँ जाते हैं बेटा? तो ये ज़्यादातर आपके लवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अधिकतर बेटा ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर ये आपके अधिकतर समुद्र में यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन आपका स्पॉन्जिला नाम का एक स्पंज है जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी स्पंज हैं वो सारे के सारे समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। हम अब बात करेंगे हर एक संघ के विशिष्ट लक्षण की। विशिष्ट लक्षण की अगर हम बात करें बेटा, तो संघ पॉरीफेरा का विशिष्ट लक्षण है 2। सबसे पहला बेटा इनके पास जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके पूरे शरीर पर छेदी छेद होते हैं बेटा, छेदी सिंग होते हैं ये। तो इस जल नाल तंत्र में कई सारे ऑस्टिया होते हैं जिनसे कि पानी अंदर आता है। कहाँ? स्पंज गुहा में, जिसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और एक ऑस्कुलम नाम के रंध्र से पानी जो होता है वो बाहर जाता है। तो ऑस्कुलम एक होता है, ऑस्टिया कई सारे होते हैं, ठीक है। तो ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा और ऑस्कुलम से बाहर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा दूसरा, इसकी पूरी स्पंज गुहा में कोएनोसाइट नाम की कोशिकाएं, कोएनोसाइट्स, जिनको हम बेटा कॉलर सेल्स भी बोलते हैं या कॉलर कोशिकाएं भी बोलते हैं, ये पूरी की पूरी स्पंज गुहा को अंदर से आस्तरित करती है, ठीक है। अब इस वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या होता है बेटा? तो वाटर कैनाल सिस्टम के 3 काम हैं। पहला बेटा, पानी अंदर आएगा तो खाने की चीज़ें लाएगा, तो भोजन को लाने का काम हो गया। दूसरा बेटा, इसी पानी से ये श्वसन भी करता है, जो पानी आ रहा है उसी से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी में निकाल देता है। तीसरा बेटा, यही पानी इसको उत्सर्जन में मदद करता है, ठीक है, जो भी अपशिष्ट इसको निकालना है वो इसी पानी से बाहर निकाल देगा। ये हो गए इसके विशिष्ट लक्षण,
ठीक है। बात करें बेटा, इनमें नर और मादा अलग नहीं होते हैं, ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी होते हैं। बाकी जनन ये लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से करते हैं। इनमें लार्वा अवस्था भी पाई जाती है किसी किसी में, तो ये अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी दर्शाते हैं। उदाहरण बेटा इसके 3 दिए हुए हैं। सबसे पहला आपका साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज, और यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज कहते हैं। ये आपके चित्र हैं, तो चित्र को आंखों में बसा लो, ठीक है। आपको चित्र देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या है, कौन से संघ का उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं बेटा आपका दूसरा संघ सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा को बेटा हम निडेरिया बोलते हैं। निडेरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट कोशिका। नीडोब्लास्ट कोशिका के कारण ही, इस कोशिका के कारण ही बेटा हम इनको निडेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडेरियंस, ठीक है। क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट कोशिकाएं हैं इसलिए हम इनको बेटा निडेरियंस बोलते हैं। अब ये नीडोब्लास्ट कोशिकाओं के 3 काम होते हैं। कौन कौन सा काम होता है? सबसे पहला तो बेटा ये अपने आप को स्थिर करने में, ठीक है, अपने आप को किसी भी एक जगह से बांधने में, जिससे कि इनकी लोकेशन स्थिर हो जाए, उसमें मदद करते हैं। दूसरा बेटा ये शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। और तीसरा बेटा ये शिकारी से बचने में, ठीक है, शिकारी से बचने में भी मदद करते हैं, ठीक है। ये 3 बेटा निडेरियन, ये जो नीडोब्लास्ट कोशिकाएं हैं इनके काम हो गए। अब ये नीडोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं बेटा? तो ये स्पर्शक, मतलब इनके जो टेंटिकल्स होते हैं वहाँ पर, और देह पर, शरीर पर पाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये पाई जाती है। एक बहुत विशिष्ट, पहला विशिष्ट लक्षण हो गया इसका नीडोब्लास्ट कोशिकाएं। दूसरा बेटा इसका एक विशिष्ट लक्षण है, वो है बेटा मेटाजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, ठीक है, पीढ़ी एकांतरण, जिसको हम एकांतरण, इसको बेटा हम बोलेंगे मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस बेटा इसका एक दूसरा विशिष्ट लक्षण है। मेटाजेनेसिस दर्शाता कौन है? तो एक उदाहरण है बेटा इसमें ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया नाम का एक जीव है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रूप बदलता है, ठीक है। इसमें 2 रूप पाए जाते हैं। ये हो गया बेटा इसका मेड्यूसा, मेड्यूसा, और ये हो गया बेटा इसका पॉलिप रूप। अब इन दोनों के बारे में हम क्या देख रहे हैं? पॉलिप कैसा है बेटा? बेलनाकार है, ठीक है, लंबा पतला होता है, बेलनाकार है। दूसरा बेटा ये जो पॉलिप होता है ये एक जगह पे रहता है, ये स्थिर होता है। वहीं पे बेटा जो मेड्यूसा होता है ये छतरी नुमा होता है, ठीक है, ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। और दूसरा बेटा ये तैराक होता है, या ये कह लो ये मुक्त प्लावी होता है, ये तैरना जानता है, ये एक जगह से दूसरी जगह अपना घूमता रहता है। खास बात यहाँ पर ये है बेटा कि ये जो मेड्यूसा से पॉलिप बनता है बेटा, ये बनता है लैंगिक जनन द्वारा, ठीक है। लैंगिक जनन करते हैं मेड्यूसा तो पॉलिप रूप बनता है, और पॉलिप से मेड्यूसा बेटा बनता है अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ओबेलिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पर पाया जाता है आपका हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा पॉलिप रूप में रहता है। एडेम्सिया, ठीक है, इसका एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा इसमें आ जाता है आपका फाइजेलिया, जिसको हम पुर्तगाली युद्ध मानव बोलते हैं, ये आपके सारे लिखे हुए हैं। ब्रेन कोरल हो गया जिसको हम मियांड्रीना बोलते हैं। गॉर्गोनिया हो गया जिसको हम सी फैन या समुद्री व्यंजन बोलते हैं। पेनिटुला हो गया जिसको हम सी पेन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में पेनिटुला को समुद्री पिच्छ बोलते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ उदाहरण हो गए। एक और बेटा इसका विशिष्ट लक्षण है, और वो है इनमें जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, ठीक है, इनमें जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। अब जठर संवहनी गुहा है तो बेटा ये पाचन में मदद करेगी, जठर मतलब पाचन, और संवहनी मतलब ये इसके परिसंचरण में भी मदद करेगी, ठीक है। और बेटा अंडकोश देह प्रारूप होता है, ठीक है, इनमें अधोमुख पाया जाता है जो कि चारों तरफ से हाइपोस्टोम इसको हम बोलते हैं, चारों तरफ से टेंटिकल से घिरा हुआ होता है। ये इसका एक और विशिष्ट लक्षण हो गया। पाचन बेटा अगर हम बात करें तो पहले इसमें कोशिकाओं के बीच में, फिर कोशिका के अंदर, तो अंतराकोशिकीय और अंतरकोशिकीय दोनों पाचन पाए जाते हैं, ठीक है। आपके पॉरीफेरा में कोशिका के अंदर पाचन होता है तो अंतराकोशिकीय पाचन पाया जाता है। जनन ये लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से करते हैं। दिस इज अबाउट संघ सिलेंट्रेटा। फिर हम बात करते हैं संघ टीनोफोरा की। तो टीनोफोरा को बेटा हमने बोला समुद्री अखरोट या कंकज जेली बोलते हैं। इसके 2 ही उदाहरण हैं, एक हो गया बेटा आपका प्लूरोब्रेकिया, दूसरा हो गया आपका टीनोप्लाना, ठीक है। अब इसके विशिष्ट लक्षण भी 2 ही हैं। तो पहला बेटा इसका विशिष्ट लक्षण है कि इनमें 8
पक्षमाभी यानी कि सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ये जो 8 पक्षमाभी कंकत पट्टिकाएं हैं बेटा, ये इनको गमन में मदद करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, चलने में मदद करती हैं। दूसरा बेटा ये जैव संदीप्त का लक्षण दिखाते हैं, मतलब ये चमकते हैं, ठीक है, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। तो 2 इसके विशिष्ट लक्षण हो गए। जनन ये केवल और केवल लैंगिक करते हैं। पाचन में अंतराकोशिकीय अंतरकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। इनमें लार्वा अवस्था इनमें भी पाई जाती है, तो अप्रत्यक्ष लार्वा मतलब परिवर्धन होगा। सिडिपिड इनका लार्वा होता है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, टीनोफोरा केवल लवणीय जल में पाए जाते हैं, केवल समुद्र में पाए जाते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। 3 आपके ऐसे संघ हैं जिसके सदस्य केवल और केवल समुद्र में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। पहला आपका टीनोफोरा, दूसरा आपका एकाइनोडर्मेटा, तीसरा आपका हेमिकोडेटा, ठीक है, ये 3 संघ। इसके अलावा बेटा आपका एक उपसंघ भी, उसको फिलहाल आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका संघ प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस को हमने बोला क्योंकि ये पृष्ठ अधर भाग से चपटे होते हैं, इसलिए हम इनको चपटे क्रमी बोलते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण बेटा अगर हम बात करें, इनमें ये ज्यादातर अंतः परजीवी होते हैं, ज्यादातर। प्लेनेरिया बेटा ऐसा एक इनका उदाहरण है जो कि मतलब मुक्त रहता है, बाहर से फ्री रहता है, लेकिन ज्यादातर क्योंकि ये अंतः परजीवी होते हैं तो इनमें कुछ अंतः परजीवी अनुकूलन देखने को मिलते हैं। मतलब ये शरीर के अगर अंदर रहेंगे तो उसके हिसाब से इनमें कुछ अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, अंतः परजीवी अनुकूलन देखने को मिलते हैं। और वो क्या है बेटा, इनके पास सबसे पहले अंकुश होते हैं। अंकुश मतलब कि हुक्स होते हैं जिसकी मदद से अपने आप को आंत में ऐसे फंसा लेते हैं। दूसरा बेटा इनके पास सकर्स होते हैं, इनके पास चूषक होते हैं जिससे कि ये आसानी से जो भी आपकी आंत में खाना पचा है उसको ये डायरेक्ट चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। तीसरा बेटा इनकी शरीर के ऊपर, मतलब इनकी जो त्वचा है उसके ऊपर एक मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, क्यूटिकल, जो कि बेटा इसको हमारे आंत में या जो भी जानवर जिनके अंदर ही पाए जाते हैं, सूअर कुत्ते जिनके भी अंदर, उनके बेटा आंत में जो पाचन एंजाइम आए हैं वो इनको पचाना दे, उसके लिए बेटा इनकी त्वचा के ऊपर एक मोटी क्यूटिकल होती है। इसके अलावा बेटा कहीं कहीं इनकी त्वचा बहुत पतली होती है ताकि ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब कर सके जो भी पोषण पदार्थ है अपनी त्वचा से। और क्या बेटा इनमें परासरण नियमन और उत्सर्जन के लिए, परासरण नियमन और उत्सर्जन के लिए बेटा इनमें क्या पाया जाता है, इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रीडिया बोल देते हैं, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स, ठीक है, या बेटा इसी को हम प्रोटोनेफ्रीडिया बोल देते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब तक हमने, अच्छा श्वसनांग किसमें क्या होते हैं, उत्सर्जन वैसे तो हम सारे पढ़ चुके हैं, श्वसनांग हमें पता ही है, लेकर के आपके पॉरीफेरा से एस्केलमेंथिस तक किसी में कोई अलग से श्वसनांग नहीं होता, उनकी देह सतह से ही बेटा ये गैसों का विनिमय कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जी अंग बेटा यहाँ पर ज्वाला कोशिकाएं या प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, उत्सर्जी तंत्र वाले अध्याय में, ठीक है। और इनका क्या सच विशिष्ट लक्षण है, कुछ नहीं, अपूर्ण आहार नाल होती है, अंधकोश देह प्रारूप है, तो इनमें जनन बेटा ये प्लेनेरिया है तो अलैंगिक जनन करेगा, ये लैंगिक जनन भी करते हैं। प्लेनेरिया बेटा मुक्त होता है, बाकी ज़्यादातर ये अंतः परजीवी होते हैं, ठीक है। उदाहरण बेटा हो गया एक तो इसका प्लेनेरिया, दूसरा हो गया बेटा इसका फैसियोला हेपेटिका, यकृत पर्णक्रमी जिनको हम बोलते हैं, तीसरे हो गए बेटा टीनिया जिनको हम फीताक्रमी भी बोलते हैं, ठीक है, फीताक्रमी यही होते हैं बेटा जो कूटखंडी भवन दर्शाते हैं, ठीक है, ये कूटखंडी भवन दर्शाते हैं आपके फीताक्रमी। फिर आ जाओ बात करते हैं आपके अगले 5 नंबर एस्केलमेंथिस की। तो एस्केलमेंथिस को बेटा हमने गोलक्रमी बोला था क्योंकि अगर हम इनको ऐसे अनुदैर्ध्य वक्ष मतलब उसमें काटते हैं, लॉन्गिट्यूड क्रॉस सेक्शनल अगर हम इनका काटते हैं तो हमें ये बिल्कुल गोल देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इनको गोलक्रमी बोलते हैं, पहले ही लिखा दिया। सामान्य लक्षण आप 5 नंबर के हिसाब से सारे मिला लो, है ना। 5 नंबर में आपका अगर हम बात करें सबसे पहले अंगतंत्र स्तर का संगठन होगा, पहला ऐसा जीव जिसमें अंगतंत्र, ये सबसे पहला ऐसा है जिसमें पूर्ण आहारनाल पाई जाती है, ठीक है, इनमें पूर्ण आहारनाल पाई जाती है, ना केवल पूर्ण आहारनाल, इनमें पेशी ग्रसनी भी पाई जाती है, मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा समिति, ये द्विपार्श समिति दर्शाएंगे, ये आप त्रिकोरिक होते हैं, ये कूट खंडी भवन दर्शाते हैं, इनके अंदर ये कूट गुहा दर्शाते हैं, खंडी भवन इनमें होता नहीं है, ठीक है, नोटोकॉर्ड इनमें होती नहीं है,
तो वो हम सब कुछ सामान्य लक्षण पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। विशिष्ट लक्षण में सबसे पहला यही पूर्ण आहार नल, जिसमें इनके पास पेशी ग्रसनी है। उत्सर्जी अंग और परासरण नियमन के लिए हमने देखा था कि इनके पास एक उत्सर्जी रंध्र होता है, जो कि मैंने आपको बताया था रेनेट कोशिकाओं के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे उत्सर्जी रंध्र होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर आपको लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम बात करें नर और मादा में क्या अंतर होता है, तो इनके नर बेटा छोटे होते हैं, मादाएं इनकी लंबी होती हैं। दूसरा बेटा इनके नर जो होते हैं वो पश्च भाग से, है ना, पोस्टीरियर एंड से घुमावदार होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, जबकि अगर मादाएं अगर हम इनकी देखें तो वो सीधी होती हैं ठीक है। ये इसके विशिष्ट लक्षण है और नहीं है। उदाहरण अगर हम देखें तो बेटा इनमें आपका एस्केरिस आ गया, जिसको हम गोलकृमि बोलेंगे। वूचरेरिया आ गया, जो कि आपका वूचरेरिया, जिसको हम फिलेरियल वर्म बोलते हैं, फिलेरियल कृमि बोलते हैं, फाइलेरिया कृमि बोलते हैं। तीसरा इसमें एंसाइलोस्टोम आ गया, जिसको हम अंकुश कृमि बोलते हैं। ज़्यादातर बेटा ये अंतः परजीवी होते हैं, ठीक है, या ये परजीवी होते हैं, आप ऐसे बोल लो। ये जंतुओं के साथ साथ पादपों में भी परजीवी होते हैं, ठीक है, और ये बीमारियां फैलाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला है आपका संघ एनलिडा। एनलिडा को बेटा हम वलय कृमि बोलते हैं, क्योंकि इनमें रिंग्स देखने को मिलती है ना। केचुआ सबने देखा है, जोंक सबने देखी है ना। तो इनमें केवल बाहरी रिंग नहीं, वो अंदर भी रिंग है, और इनमें जैसा कि मैंने बोला अंगों की पुनरावृत्ति है। तो इनमें सबसे पहले वास्तविक खंडीभवन देखने को मिलता है, जो हम सामान्य लक्षण में पढ़ चुके हैं। विशिष्ट लक्षण में बात करें तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे गमन के लिए इनमें क्या होता है। तो गमन के लिए बेटा इनके पास पेशियां होती हैं, है ना, अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशियां होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये बेटा देखने को मिलती है किसमें, केचुए में और जोंक में। इनमें मैंने बोला था एस आकार के सीटे भी पाए जाते हैं, एस आकार के सीटे। इसके अलावा बेटा यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें नेरीज की, तो उनमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं, यानी कि पैरापोडिया पाए जाते हैं। किसमें, नेरीज में, जो कि इनको समुद्र में तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इनका गमन। फिर हम बात करें बेटा इनमें परिसंचरण, हमने बोला था किस तरह से पाया जाता है। इनमें परिसंचरण बेटा इनका खुला प्रकार का, बंद प्रकार का होता है, लेकिन जो जोंक होती है, जोंक में खुले प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है। जोंक में खुले प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। फिर हमने देखा था उत्सर्जन के लिए बेटा इनके पास क्या होता है, उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए, उत्सर्जन और परासरण नियमन की अगर हम बात करें तो इनके पास बेटा होता है, क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया, ठीक है। इसके अलावा बेटा और इनमें क्या होता है, उभयलिंगी होते हैं ये, है ना, नर और मादा एक ही जीव में होता है, लैंगिक जनन करते हैं। लेकिन बेटा इनमें जो नेरीज होते हैं वो आपके उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है, और लैंगिक जनन करते हैं। श्वसन बेटा ये कैसे करते हैं, तो श्वसन ये अपनी नम त्वचा से करते हैं, मॉइस्ट स्किन से करते हैं, ठीक है। उदाहरण बेटा देख लो, केचुआ हो गया, जोंक हो गया और आपका नेरीज हो गया। जो केचुआ होता है बेटा इसको हम फेरेटेमा बोलते हैं, जोंक को हम हिरुडनेरिया बोलते हैं, रक्त चूषक जोंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला है आपका संघ आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इनमें काइटिन का बाह्य कंकाल। सामान्य लक्षण बेटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं वर्गीकरण के आधार में, ठीक है। इनमें काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, और यही कारण है कि ये लगभग हर जगह देखने को मिलते हैं। दूसरा बेटा इनका शरीर जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, सिर हेड, वक्ष थोरैक्स, और उदर एब्डोमेन, ठीक है। तीसरा बेटा इनके पास कई तरीके के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कई सारे उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं इनमें, ठीक है, जो कि हमने कॉकरोच में पढ़ी हैं। इसके अलावा बेटा इनके पास मैल्पिगी नलिकाओं के अलावा इनमें आपकी हरित ग्रंथियाँ, जिनको हम कॉक्सल, और कुछ जीवों में बेटा इनको हम एंटीनरी ग्रंथियां बोलते हैं, या मैक्सिलरी ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इनको, मैक्सिलरी ग्रंथियां, ठीक है। ये इनके उत्सर्जी अंग हो गए। अगर हम बात करें श्वसनांग इनके पास क्या होते हैं बेटा, तो श्वसन के लिए भी इनके पास अलग अलग अंग होते हैं,
क्या क्या अंग है बेटा इनके पास श्वसन के लिए? दे हैव श्वासनाल, ट्रैकिया, केंचुए में देखने को मिलती है, ठीक है। इनके पास पुस्तक्लोम पाए जाते हैं, इनके पास क्लोम पाए जाते हैं। क्लोम किस में पाया जाएगा? जो पानी में यानी कि झींगे में। इनके पास पुस्त फुफ्फुस पाए जाते हैं, ठीक है। पुस्त फुफ्फुस किस में पाए जाएंगे? जो घर में मकड़ी वकड़ी पाई जाती है उनमें। पुस्त क्लोम किस में पाए जाएंगे? जो केकड़ा होता है उसमें, ठीक है। आपका क्लोम किस में पाया जाएगा? प्रॉन्स, झींगे में। और आपके श्वासनाल हमें पता ही है कहाँ पे पाई जाती है, आपके केंचुए में, ठीक है। तो ये बेटा इसका कुछ विशिष्ट लक्षण हो गया, और कुछ छूट रहा हो तो देख लेना। इसके अलावा इनके पास बेटा शरीर में बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए इनके पास अंग होते हैं, जैसे कि स्टैटोसिस्ट वगैरह, ठीक है। इनके पास संवेदी अंग है, इनके पास नेत्र हैं भाई। इनके पास नेत्र भी संयुक्त या सरल दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि कॉकरोच हमने देखा है संयुक्त नेत्र होते हैं, ठीक है। इनके पास एंटीने पाए जाते हैं, ये भी इनका एक संवेदी अंग है। फिर हम बात करें बेटा, ये जो इसके उदाहरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण से नीट में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आया है। उदाहरण तो बहुत सारे के आए हैं, लेकिन इसका तो एज इट इज आया है। ऐसे कौन से आर्थ्रोपोडा हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं? तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कौन से हो गए? आपके लाख इंसेक्ट हो गया, जिससे आप लेसिफर, लाख कीट हो गया, ठीक है। एपिस हो गया, जो कि आपका मधु हो गई, ठीक है, जिससे हमें मधु और मोम मिलता है। इसके अलावा आपका रेशम कीट हो गया, रेशम कीट को हम क्या बोलते हैं? बॉम्बिक्स, ठीक है। ये हो गए आपके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। दूसरा बेटा आपके कीटों में आ जाता है जो युद्ध पीड़क हैं, मतलब ग्रेगेरियस पेस्ट, जो झुंड में पाए जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें आता है आपका टिड्डा, ठीक है। तीसरा हो गया बेटा इसमें लिविंग फॉसिल, जीवाश्म में आ जाएगा आपका लिमलस, करकटी क्रैब जो भी है, ठीक है, किंग क्रैब इसको हम बोलते हैं। चौथा इसमें आ जाता है रोगवाहक, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में बेटा आपकी सारी मच्छर की वैरायटीज हमने बताई थी। मादा एनाफिलिस हो गया, मादा क्यूलेक्स हो गया, मादा एडीज हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे इसके उदाहरण हो गए। फिर हम बात करते हैं बेटा संघ मोलस्का की। तो संघ मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, जिसके हमने बोला कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। पहली चीज तो कोमल शरीर वाले प्राणी है, तो इनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, जो कि इनको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, इनके शरीर में आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सिर, हेड। दूसरा बेटा विसरल हम्प, जिसको हम बोलते हैं अंतरंग ककुद, ठीक है, विसरल हम्प। और तीसरा होता है बेटा पेशी पाद, यानी कि मस्कुलर फुट। 3 भाग इनके शरीर में देखने को मिलते हैं। एक और चीज बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इनके सिर पर स्पर्शक पाए जाते हैं, ठीक है, सिर पर स्पर्शक, जो कि इनका एक संवेदी अंग हो गया। इसके अलावा बेटा इनके मुख में रेती जीवा पाई जाती है। नीट में आ चुका क्वेश्चन, रेती जीवा मतलब रेड्यूला, ठीक है, मुख में रेड्यूला पाया जाता है, रेती जीवा। फिर इसके अलावा बेटा यहाँ पर प्रवार, जिसको हम बोलते हैं मेंटल, ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का इनका कवच है, उसको बेटा हम प्रवार बोलते हैं। और इस कवच और शरीर के बीच में बेटा एक प्रवार गुहा होती है। इस प्रवार गुहा, जिसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, इस प्रवार गुहा में बेटा क्लोम पाए जाते हैं। इनको मैंने टीनिडिया भी बताया था। यही क्लोम इनको श्वसन में और यही क्लोम बेटा इनको उत्सर्जन में भी मदद करते हैं, ठीक है। उदाहरण बेटा मैंने बताया था, इसमें बहुत सारे, इसको याद करने का एक ट्रिक बताया था कि पिंकी जाओ सितंबर अक्टूबर में एप्पल लेकर के आओ और दांतों से चबाओ। तो पिंकी से आगे था आपका पिंक टेडा, जिसको मुक्ता शक्ति बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर, जिससे मोती बनते हैं, ठीक है। एप्पल, एप्पल से हमने देखा था सेब गोंगा, ठीक है, पाइला। फिर सितंबर अक्टूबर से हमने देखा था सेपिया और आपका अक्टूबर ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस आपका डेविल मछली, डेविल फिश, बेताल मछली हो गया। क्या लाओ? सेब लाओ, लाओ। लोलिगो हो गया इसमें, ठीक है, स्क्विड हो गया। फिर आपका दांतों से चबाओ, तो डेंटेलियम, जिसको हम बोलते हैं टस्कशेलिया, रदकवचर, और चबाओ कीटोप्लूरा कीटोन, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। फिर हमने बात की थी बेटा संघ इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा में मैंने आपको बताया था कि इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का अंतः कंकाल होता है, और इसी की वजह से बेटा इनकी शूलयुक्त बॉडी होती है, रुकता है ये, ठीक है। दूसरी चीज बेटा हमने सम्मिति की यहाँ पर बात की थी, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके लार्वा जो होते हैं वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। इनके लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति और इनके वयस्क में बेटा अरीय सम्मिति पाई जाती है, ठीक है। तीसरा बेटा अगर हम बात करें इनके पाचन तंत्र में, हमने देखा था इनका जो पाचन तंत्र होता है बेटा वो पूर्ण तो होता है, लेकिन इसमें जो मुख द्वार होता है, ठीक है,
जो मुख द्वार होता है बेटा वो ज़मीन की तरफ यानी कि अधर भाग में, और जो गुदा द्वार होता है वो पृष्ठ भाग में ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया बेटा, जो एकाइनोडर्मेटा होते हैं इनमें पाचन तंत्र हो गया, समिति हो गया, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है बेटा, तो ये जल संवहन तंत्र सबसे पहले तो भोजन ग्रहण में हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा बेटा ये श्वसन में मदद करेगा, तीसरा बेटा ये जनन में भी मदद करेगा, और ये गमन में भी मदद करता है। ठीक है, यही इनको चलने में मदद करता है, क्योंकि इसमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं तो वो इनको चलने में भी मदद करता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था उत्सर्जी अंग इनमें कोई अलग से नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इकानोडर्मेटा में कोई भी विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता। उदाहरण बेटा इसमें देख लो तो सबसे पहले तो आपका एस्टीरियास, जिसको हम स्टारफिश या तारामीन कहते हैं, और फ्यूरा हो गया ब्रिटल स्टार, भंगुर तारा इसको हम बोल देंगे। इसके अलावा इसमें कुकुमेरिया हो गया, जिसको हम सी कुकुम्बर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, समुद्री करकटी। ठीक है, आपका एंटीडॉन हो गया जिसको हम सी लिली बोलते हैं, और आपका एकाइनस हो गया जिसको हम सी अर्चिन बोलते हैं, अर्चिन ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी अर्चिन बोलते हैं। हेमिकॉर्डेटा के दो ही उदाहरण हैं, सैकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस। लंबा बेलनाकार इनका शरीर होता है, देख ही रहा है आपको। ठीक है, बेलनाकार इनका शरीर होता है। ठीक है, और ये कृमि यानी कि लंबे कीड़े जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके शरीर में भी तीन भाग होते हैं, आपका क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। शुंड, ग्रंथ, कॉलर, और आपका वक्ष। अब वक्ष बोल लो, उधर बोल लो। ठीक है, तो इनके शरीर में तीन भाग होते हैं, शुंड, कॉलर और वक्ष। एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बता तो दी थी, लिखना भूल गई, कि कैनोडर्मेटा भी बेटा लवणीय जल में पाए जाते हैं केवल। ठीक है, और आपका जो कॉर्डेटा है ये भी केवल और केवल लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो आपका टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ये तीनों केवल समुद्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा उत्सर्जन के लिए इनके पास शुंड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है। और अगर हम बात करें इनके पास श्वसन कैसे होता है बेटा, तो श्वसन के लिए इनके पास फ्लोम पाए जाते हैं, यानी कि गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनको हमने हेमिकॉर्डेटा क्यों बोला, पहले हम इनको संघ कॉर्डेटा के अंदर रखते थे, तो क्यों हमें ऐसा लगा कि इनके पास पृष्ठ रज्जु है ना, लेकिन बाद में हमने देखा नहीं नहीं, इनके पास पृष्ठ रज्जु नहीं है, इनके पास पृष्ठ रज्जु जैसा एक स्टोमोकॉर्ड नामक संरचना है। क्या है इनके पास, स्टोमोकॉर्ड नामक संरचना होती है, जो पृष्ठ रज्जु की तरह दिखी जरूर होगी, लेकिन ये वास्तव में पृष्ठ रज्जु नहीं होती है। तो हमने बाद में इनको एक अलग संघ का नाम दिया, संघ हेमिकॉर्डेटा। देखा जाए तो बेटा ये एक तरीके से नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में संयोजक कड़ी है, क्योंकि इससे पहले जितने भी संघ हैं उनमें किसी में ना तो पृष्ठरज्जु है ना पृष्ठरज्जु जैसी कोई संरचना है, और इसके बाद के जितने उन सभी में पृष्ठरज्जु पाई जाती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हेमिकॉर्डेटा। फिर हम बात करते हैं संघ कॉर्डेटा की। तो संघ कॉर्डेटा के बेटा इसके अंदर कई सारे जीव आते हैं। ये जो बेटा आपके उदाहरण दिए, ये आपका यूरोकॉर्डेटा है, एसिडिया, सैल्पाडोलियोलम और हर्डमानिया। ये सिफेलोकॉर्डेटा है, जिसमें आ जाते हैं आपका एम्फिऑक्सिस, ब्रेंसलेट या सॉरी ब्रैंकियोस्टोमा या लेंसलेट जिसको हम बोलते हैं, ये अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संघ कॉर्डेटा को। हम संघ कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, तो कॉर्डेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इनके पास नोटोकॉर्ड यानी कि रज्जु पाई जाती है, इसीलिए हमने इनको रज्जु की भी बोला। दूसरी चीज़ बेटा और क्या है इनके पास ऐसे लक्षण, तो इनके पास चार विशिष्ट लक्षण होते हैं। सबसे पहला तो बेटा इनके पास पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, जिसको हमने बोला नोटोकॉर्ड। दूसरा, इनके पास पृष्ठ भाग में खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड। ठीक है, तीसरा बेटा इनके पास युग्मित पेयर्ड ग्रसनी, फेरेंजियल, क्लोम छिद्र, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और चौथा इनके पास पश्चपुच्छीय, सॉरी क्या बोलते हैं, पश्चगुदापुच्छ है ना, पोस्टेनल टेल पाई जाती है। इसके अलावा बेटा मैंने बताया इन सबके पास बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, जिसमें मैंने आपको एक अपवाद भी बताया, और वो अपवाद क्या है बेटा, वो अपवाद है आपका यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, अपवाद में आ जाएगा उपसंघ यूरोकॉर्डेटा, जिनके पास
खुला परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके सामान्य लक्षण आपको पता ही है। ठीक है, कॉर्डेटा है तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। अंग तंत्र स्तर का संगठन, द्विपार्श्व सम्मिति, त्रिकोरिक होते हैं, इनके पास प्रगुहा पाई जाती है, इनके पास वास्तविक खंडीभवन है, इनके पास नोटोकॉर्ड है, इनके पास पूर्ण आहार नाल है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। ये इसके सामान्य लक्षण हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स और अरज्जुकी और रज्जुकी के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो मैंने अभी आपको लिखा है 5 पॉइंट, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपके रज्जुकी में होते हैं। और अगर हम अरज्जुकी में देखें तो पृष्ठ रज्जु नहीं होती। ठीक है, उनमें जो तंत्रिका रज्जु है बेटा वो अधर भाग में पाई जाती है, ठोस होती है। हमारे अंदर ये एक होती है, उनके अंदर तंत्रिका रज्जु 2 होती है। हमारे पास युग्मित कृष्ण छिद्र हैं जो कि उनके पास नहीं है। रज्जुकी में पश्चगुदा पूंछ होती है जो कि उनके पास नहीं होती है। यहाँ पर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, ज्यादातर अरज्जुकी में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, एनिलिडा को अगर हम छोड़ दें तो। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम बात करें आपका जो संघ कॉर्डेटा है, ठीक है, संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया है। ठीक है, जो आपके रज्जुकी हैं इनको 3 उपसंघों में विभाजित किया है। अब ये कौन कौन से इसके 3 उपसंघ हैं, तो ये जो 3 उपसंघ हैं 3 सब फाइलम से बेटा, ये क्या है, तो सबसे पहला हो गया बेटा आपका उपसंघ यूरोकॉर्डेटा, ये उपसंघ है। ठीक है, दूसरा हो गया सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, और तीसरा हो गया बेटा आपका कशेरुकी, उपसंघ कशेरुकी। ये 3 उपसंघ हैं जिसमें यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला करके, क्योंकि ये पुराने टाइप के हैं ना, तो इनको हम मिला करके बेटा प्रोटोकॉर्डेट्स बोल देते हैं। पुराने टाइप के हैं, ये पहले बने हैं तो ये इनको हम मिला करके प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। अब यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो यूरोकॉर्डेटा बेटा जो होते हैं इनमें जो नोटोकॉर्ड है, पृष्ठ रज्जु है बेटा, ये केवल और केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। ठीक है, लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। सिफेलो मतलब सर वाला भाग। ठीक है, तो सिफेलो मतलब ब्रेन से लेकर के, तो यहाँ पर सिर से लेकर के पूंछ तक पूरे जीवन प्रेजेंट रहती है, चाहे वो लार्वा अवस्था हो चाहे वयस्क अवस्था हो। ठीक है, दूसरा बेटा यूरोकॉर्डेटा में जो आपके यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनको हम ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास ट्यूनिसिन का बना हुआ आवरण होता है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं बेटा इनके पास खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, अभी मैंने आपको बताया था इनका खुला परिसंचरण तंत्र है, जबकि सेफेलोकॉर्डेट्स में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, और हमें क्या अंतर पता है दोनों में, हमें ये पता है कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें न्यूरल ग्रंथियां पाई जाती हैं उत्सर्जन के लिए। किसके लिए? उत्सर्जन के लिए न्यूरल ग्रंथि। जबकि अगर हम बात करें सेफेलोकॉर्डेट्स में तो इनके पास बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। उदाहरण बेटा ये आपका एसिडिया है, ये आपका यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण है। पीछे आपने देखा ना यूरोकॉर्डेटा में उदाहरण लिखा है एसिडिया, सल्फाडोलियोलम और हर्डमानिया, लिखा नहीं है मैंने बता दिया। और सेफेलोकॉर्डेटा का उदाहरण हो गया आपका एम्फिऑक्सस, ब्रेंकियोस्टोमा या डेंसलेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अपने कशेरुकी की। तो ये जो कशेरुकी है बेटा इनको हमने कशेरुकी क्यों बोला? इनको हमने कशेरुकी या उपसंघ वर्टिब्रेटा इसलिए बोला, इनको हम बोलते हैं संघ वर्टिब्रेटा या कशेरुकी, क्योंकि इनमें बेटा यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ वर्टिब्रेटा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कशेरुकी को ही बेटा हम वर्टिब्रेटा भी बोल देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड इनके पास होता है ना, इसलिए। तो इनको हमने बेटा कशेरुकी क्यों बोला? क्योंकि इनमें जो नोटोकॉर्ड है, पृष्ठ रज्जु है, वो रूपांतरित होकर के रीढ़ की हड्डी बना लेती है। हड्डी रीढ़ की हड्डी मतलब कि कशेरुक दंड है ना, आपके रीढ़ की हड्डी हम किसको बोलते हैं? कशेरुक दंड को बोलते हैं ना। कशेरुक दंड में छोटी छोटी 26 कशेरुकियां हमारे केस में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इनके पास कशेरुक दंड पाया जाता है, वो कशेरुक दंड बना किससे? किसके रूपांतरण से बना है? पृष्ठ रज्जु के। तो क्योंकि इनकी रज्जु, पृष्ठ रज्जु कशेरुक दंड बना ली है, इसीलिए हमने इनको कशेरुकी बोल दिया है।
वर्टिब्रल कॉलम हम उसको बोलते हैं, इसलिए हम इनको वर्टिब्रेटा भी बोल देते हैं। अब कशेरुकी आपके दो तरह के होते हैं, एक जिनके पास बेटा जबड़े नहीं होते, तो इसका पहला डिवीजन है जिनके पास जबड़े नहीं होते, एग्नेथा। दूसरे जिनके पास जबड़े होते हैं, ग्नैथोस्टोमेटा। जिनके पास जबड़े नहीं होते इसमें बेटा आपका वर्ग आता है साइक्लोस्टोमा। साइक्लो मतलब गोल, स्टोमा मतलब मुख, इनका गोल मुंह है, जबड़े नहीं है तो गोल मुंह होगा। हमारा जो मुंह का शेप है वो जबड़े की वजह से ही तो है, ठीक है। यहाँ पर बेटा जो होते हैं आपके ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा में बेटा दो तरीके के होते हैं, एक जिनके पास पख होते हैं, फिन्स होते हैं, जैसे कि आपकी मछलियाँ, तो वर्ग पिसीज आ गई। मछलियाँ दो प्रकार की होती हैं, उपास्थिल और अस्थिल, तो कॉन्ड्रिक्थीज उपास्थिल, अस्थिल आपकी ऑस्ट्रिक्थीज। फिर दूसरे जिनके पास चार पैर होते हैं, चतुष्पाद, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में चार वर्ग आते हैं, वर्ग उभयचर, वर्ग सरीसृप, वर्ग एवीज जिसको हम बोलते हैं पक्षी, और आखिरी हो गया बेटा वर्ग स्तनी। अब हम एक एक करके इन सारे वर्गों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्नेथा में आता है बेटा आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मैंने पहले ही बोल दिया, इनका गोल मुंह होता है ना, इनका वृत्ताकार मुख होता है, ठीक है। इनका जो अंत्य कंकाल है, एक तरीके से आप बोल दो इनका जो कपाल और मेरुदंड है बेटा वो उपास्थि का बना होता है। इनका जो कपाल और मेरुदंड है बेटा वो उपास्थि का बना होता है, ठीक है। और इनके पास क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र 4 से 15 जोड़ी, ठीक है, जो इनको श्वसन में मदद करते हैं। इनके पास पख नहीं होते, इनके शरीर पर शल्क नहीं होते। पख नहीं होते तो ये मूवमेंट खुद नहीं कर सकते, शल्क नहीं होते इसलिए बड़ी मछलियों के ऊपर आसानी से बाह्य परजीवी की तरह रह सकते हैं। तो ये बड़ी मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी की तरह रहते हैं, बड़ी मछलियों पर एक्टोपैरासाइट्स बाह्य परजीवी के तरह रहते हैं, ठीक है। ये अपना पूरा जीवन बेटा समुद्र में निकालते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों के शरीर पर रहकर सीधा उनसे नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। लेकिन जनन करने के लिए बेटा ये स्वच्छ जल में जाते हैं। स्वच्छ जल में जाने के बाद वहाँ पर ये अपने बच्चे मतलब अंडे वंडे देते हैं, अंडा इनका लार्वा बन जाता है, ठीक है। और इनका जो जनन के बाद, क्योंकि ये स्वच्छ जल के हिसाब से अनुकूलन नहीं है ना इनके शरीर का, तो ये जनन के कुछ दिनों में मर जाते हैं। इनके जो लार्वा हैं बेटा वो कायांतरण यानी कि वयस्क बनने के बाद वापस से अपने लवणीय जल में आ जाते हैं। बाकी पूरी ज़िंदगी अपनी लवणीय जल में, केवल जनन के लिए बेटा ये स्वच्छ जल में जाकर के बच्चे देके ये मर जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्योंकि लार्वा अवस्था है तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, उदाहरण इसका पेट्रोमाइजन जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, मिक्सिन जिसको हम हैगफिश बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा वर्ग पिसीज की। तो अगर हम बात करें आपके पिसीज की, अब मैं यहीं से बेटा डिवाइड कर दूँ आपके, चलो पिसीज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो आपके वर्ग पिसीज है बेटा, पिसीज में आ जाती हैं आपकी मछलियाँ, ठीक है। तो मछलियाँ हैं बेटा, तो सबसे पहला इनका मछलियों का शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है, स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी इसलिए होती है ताकि ये पानी को काट के चल सके। दूसरा बेटा ये सारे के सारे असमतापी होते हैं, इनके पास अपने शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम नहीं होता है, तो ये हर तरह के पानी में नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीसरा बेटा श्वसन के लिए इनके पास क्लोम होंगे, ठीक है, क्लोम द्वारा ये श्वसन करेंगे। चौथा बेटा जितनी मछलियां हैं और क्या इनके पास शल्क पाए जाते हैं इनके पास, ठीक है, शरीर पर इनके स्केल्स पाए जाते हैं, शरीर पर शल्क पाए जाते हैं। ये कुछ इनके विशिष्ट लक्षण है, सॉरी सामान्य लक्षण। अब जो वर्ग पिसीज है, मछलियां आपकी दो तरीके की होती हैं, एक उपास्थिल मछलियां जिनका अंत्य कंकाल उपास्थि का बना है, दूसरी अस्थिल मछलियां जिनका अंत्य कंकाल अस्थि का बना है। तो उपास्थिल मछलियों को बेटा हम कॉन्ड्रिक्थीज कहते हैं और अस्थिल मछलियों को हम ऑस्टिक्थीज कहते हैं। अब आपको ना दोनों में अंतर पता होने चाहिए, तो मैं दोनों के अंतर आपको बोल करके बता देती हूँ, आपको प्रॉपर इसका एक डिफरेंस बना करके अपने टेबल के आगे लगा लेना है, ठीक है। जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं बेटा, इनको हम कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रो मतलब उपास्थि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज को हम कॉन्ड्रिक्थीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका पूरा अंतकंकाल उपास्थि का बना हुआ है, ठीक है। ऑस्टिक्थीज को हम ऑस्टिक्थीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका पूरा कंकाल अंतकंकाल अस्थि का बना हुआ है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज बेशक उपास्थिल है, इनमें बेटा जो इनका पृष्ठरज्जु है, ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड
पूरी जिंदगी परसिस्ट करती है, इनके पूरे जीवन काल में पृष्ठरज्जु पाई जाती है। ठीक है, जो आपकी उपास्थल मछलियां हैं बेटा, इनका जो मुख होता है वो जमीन की तरफ होता है, अधर भाग में होता है। अस्थिल मछलियों का मुख बिल्कुल सामने की तरफ होता है, एंटीरियर अग्र भाग में होता है। ठीक है, उपास्थल मछलियां जो होती हैं बेटा, ये थोड़ी आप एक तरह से बोलो कि अस्थिल की कंपैरिजन में थोड़ी कम विकसित होती हैं। ठीक है, उपास्थल मछलियां जो होती हैं बेटा, इनके शरीर पर जो शल्क होते हैं वो प्लेकॉइड शल्क होते हैं, प्लेकॉइड। ठीक है, प्लेकॉइड शल्क बहुत मजबूत होते हैं, यही प्लेकॉइड शल्क इनके दांत बनाते हैं, और ये बहुत शिकारी टाइप मछलियां होती हैं। इनके दांत प्लेकॉइड शल्क के बने और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जिससे कि अपने शिकारी को बिल्कुल ऐसे, शार्क आपका इसमें आता है। शार्क को आप दिमाग में रखो कि शार्क बहुत खतरनाक होती है, वो अपना शिकार बिल्कुल ऐसे एक बार में खा जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो शिकारी है क्योंकि उसके जो दांत हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स के बने, बहुत मजबूत इनका जबड़ा होता है, इनके द्वारा पकड़ा हुआ शिकार आसानी से छूट नहीं सकता। ठीक है, फिर इनमें साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं। आपकी जो उपास्थल मछलियां हैं बेटा, इनमें वायु कोश नहीं होते। वायु कोश नहीं होते तो हवा नहीं भरती, हवा नहीं भरती तो ये भारी रहती हैं, भारी रहती हैं तो ये डूब जाएंगी। तो डूबे ना, इसलिए इनको लगातार तैरना पड़ता है। जो आपकी अस्थिल मछलियां होती हैं बेटा, इनके पास वायु कोश होते हैं, उसमें हवा बढ़ जाती है तो ये हल्की हो जाती है, उत्प्लावकता मिल जाती है, तो इनको लगातार तैरना नहीं पड़ता, तो भी ये नहीं डूबेंगी। उपास्थल मछलियां जो होती हैं बेटा, इनके पास प्राच्छद ऑपरक्लम्स नहीं होते हैं, जो कि अस्थिल मछलियों में होते हैं। ये प्राच्छद करते क्या, इनके जो क्लोम होते हैं, जो गिल्स होते हैं, उनको ढक करके रखते हैं, गिल्स के कवर होते हैं। ठीक है, ये कुछ मेन अंतर है आपके उपास्थल और अस्थिल मछलियों के बीच में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण। तो आपकी अस्थिल मछलियों में, अच्छा, उपास्थल मछलियां केवल और केवल लवणीय जल में यानी कि समुद्र में पाई जाती हैं, आप ऐसे दिमाग में रखो। उपास्थल मछलियां केवल समुद्र में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी शार्क हो गई, जिसको हम कैरकेराडॉन बोलते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क। ठीक है, अस्थिल मछलियां, बोनी फिशेस को खाया भी जाता है ना, तो अस्थिल मछलियां बेटा स्वच्छ जल में भी पाई जाती हैं, आपके समुद्री जल में भी पाई जाती हैं। इवन घर में जो हम एक्वेरियम रखते हैं, एक्वेरियम में भी जो आपकी मछलियां रखी जाती हैं वो आपकी अस्थिल मछलियां होती हैं। जैसे एक्वेरियम के दो उदाहरण हो गए आपके, एक तो हो गया आपका बेटा, हम घर में अपने बेटा बिटिया रखते हैं ना, तो बेटा हमारा लड़ाकू विमान है, फाइटिंग फिश हो गई आपकी बेटा। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका टेरोफाइलम, जो कि हो गई एंजल फिश। तो हमारी बिटिया एंजल है, हमारा बेटा लड़ाकू विमान है, तो हम घर में रखते हैं एक्वेरियम में बेटा और एंजल फिश, टेरोफाइलम। अच्छा, स्वच्छ जल में पाई जाने वाली हो गई आपकी कतला रोहू। ठीक है, लेबियो कतला रोहू, ये आपकी स्वच्छ जल में पाई जाने वाली अस्थिल मछलियां होंगी। बाकी बेटा आपके इधर लवणीय जल में पाई जाने वाली होगी तो स्कोलिडॉन, जिसको हम बोलते हैं, स्कोलिडॉन को क्या बोलते हैं, स्कोलिडॉन वो हॉर्स, सी हॉर्स। ठीक है ना, समुद्री घोड़ा। दूसरी हो गई बेटा आपकी हिप्पोकैम्पस हो गया समुद्री घोड़ा, आपका हिप्पोकैम्पस हो गया समुद्री घोड़ा ये। और दूसरा हो गया आपका एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, उड़न मछली। स्कोलिडॉन बेटा आपकी उपास्थल मछलियों में आता है। स्कोलिडॉन को जिसको हम बोलते हैं, स्कोलिडॉन को क्या बोलते हैं, स्कोलिडॉन, स्कोलिडॉन फिश, कुत्ता मछली, डॉग फिश है ना, हाँ ठीक है। दूसरा हो गई बेटा आपकी यहाँ पे प्रिस्टीज, आप इसका मुंह देखो आरी जैसा होता है ना, तो इसको हम आरा मछली कहते हैं। इसके अलावा बेटा आपकी जो उपास्थल मछलियाँ हैं, इनके पास, इनमें कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जिनके पास विष दंत होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ट्राइगॉन, टॉर्पीडो, जिनके पास विद्युत अंग होते हैं। ठीक है, ये करंट बना सकती हैं। तो ये इसके कुछ उदाहरण, कैरकेडॉन ने आपको बताई दिया। बात करते हैं बेटा एम्फीबिया की। तो एम्फीबिया की जैसे हम बात करते हैं तो दिमाग में अपने मेंढक बिठा लो। तो एम्फीबिया की अगर हम जनरल बात करें तो एम्फीबिया को हम उभयचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जल में भी पाई जाती हैं, जमीन मतलब अपनी ज़मीन पे भी पाई जाती है। इनका जीवन काल जो होता है, पूरा जो जीवन होता है वो दो माध्यम में पूरा होता है, क्योंकि बेशक ही अपना पूरा जीवन ज़मीन पर निकाल दें लेकिन जनन के लिए इनको जल में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके जो अंडे होते हैं बेटा, उन अंडे के बाहर कवच नहीं है। तो अगर ये अपने अंडे ज़मीन पर दे देंगी बेटा तो सूरज की रोशनी से वो सूख जाएंगे, तो इनकी पीढ़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी है ना, ये पीढ़ी इनकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बेटा क्योंकि इनके पास अंडे कवच के नहीं होते हैं, इसलिए बेटा इनको अंडे देने के लिए जल में जाना पड़ता है। जो सरीसृप होते हैं, सांप, ये ज़मीन पे अंडे दे देते हैं क्योंकि इनके जो अंडे हैं वो कवच से ढके हुए रहते हैं, तो वो सूखेंगे नहीं सूरज से। ठीक है, तो उभयचर को दिमाग में बिठा लो और एक एक करके चालू हो जाओ। तो सबसे पहले उभयचर को उभयचर क्यों बोला, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। दूसरा बेटा जो उभयचर होते हैं, अगर हम इनकी त्वचा देखें तो स्लाइमी सी होती है ना, चिपचिपी सी होती है, फिसलनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि श्लेष्मा का स्राव करती हैं और इसी से बेटा ये श्वसन भी करती हैं। ठीक है, अब आ जाओ इनके पाचन तंत्र पे। पूर्ण पाचन तंत्र होता है मेंढक, तो हमने पढ़ा है।
श्वसन बेटा इनके जो लार्वा होते हैं मेंढक के, टैडपोल लार्वा, वो क्लोम से करते हैं क्योंकि पानी में रहते हैं। इसके अलावा बेटा ये श्वसन अपनी नम त्वचा से करते हैं, ये अपने मुख ग्रसनी गुहा से करते हैं, फेफड़ों से करते हैं। परिसंचरण तंत्र इनमें बंद प्रकार का होता है, 3 कोष्ठी इनमें हृदय होता है, ठीक है, अपूर्ण द्वारा परिसंचरण होता है। फिर हम बात करें उत्सर्जी तंत्र, तो बेटा इनके पास उत्सर्जन के लिए किडनीज होती हैं, ठीक है, किडनी जाकर के इनकी क्लोएका में खुलती है ना, हमने देखा था इनके पास अवस्कर होता है, उसमें किडनी भी खुल रही है, उसमें जनन नलिका भी खुल रही है, उसमें इनकी आहार नाल भी खुल रही है, ठीक है। तो इनके पास किडनी होती है और इनका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो यूरिया होता है, ठीक है। उत्सर्जन के बाद बात करें तो गमन के लिए हमें पता ही है इनके पास अग्रपाद और पश्चपाद होते हैं। अच्छा, इनका शरीर जो होता है वो 2 भागों में होता है, सिर और वक्ष। ना तो इनके पास गर्दन होती है, ना इनके पास पूंछ होती है, लेकिन एक ऐसा उभयचर जिसके पास पूंछ होती है उसका उदाहरण होता है बेटा आपका सैलेमेंडर, ये पूंछ वाला उभयचर है। दूसरा बेटा मैंने बोला इनके पास 4 पैर होते हैं, लेकिन एक ऐसा उभयचर जिसके पास पैर नहीं होते उसका उदाहरण हो गया इक्थायोफिस, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। और हम देखें मेंढक में और क्या होता है, चलो गमन तक हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है, कंकाल इनमें ऐसा बाहर कुछ नहीं है। फिर हम बात करके तंत्रिका तंत्र की, तो बेटा तंत्रिका तंत्र में इनके पास डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, द्विकंदीय इनका कपाल होता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसके साथ। इसके बाद हम बात करें इनके पास 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फिर हम बात करते हैं तंत्रिका के बाद आ जाओ इनके जनन में, तो नर और मादा अलग अलग होते हैं। जनन बेटा ये पानी में करते हैं, बाह्य निषेचन होता है पानी में, मतलब अंडाणु शुक्राणु का निषेचन होता है। परिवर्धन बेटा इनका अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, टेडपोल लार्वा इनमें है, दिस इज इट। अब आ जाओ इनके उदाहरण, तो बूफो हो गया आपका, वो जो गंदा सा काला रंग का मेंढक होता है, ठीक है। फिर आपका ये मेंढक हो ही गया, इसके अलावा सैलेमेंड्रा और इक्थायोफिस। अब आ गया जो बेटा आपके सरीसृप, तो सरीसृप को हम सरीसृप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेंगने वाले होते हैं, तो इनका जो चलने का तरीका वो रेंगना है ज़्यादातर, ठीक है, इसलिए हम इनको सरीसृप बोलते हैं, क्रॉलिंग या क्रीपिंग टाइप का। अब हम बात करते हैं इनके वही सारे लक्षण, तो इनका जो बेटा शरीर जो त्वचा होती है इनकी एकदम ड्राई होती है, ठीक है, शुष्क होती है, देखा है ना, छिपकली को देख लो घर में, सरीसृप है ना, उसकी स्किन बिल्कुल ड्राई होती है, ठीक है, स्केली सी स्किन होती है इनकी, कॉर्निफाइड सी स्किन होती है। फिर हम बात करें बेटा दूसरा, इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है, ठीक है। फिर हम बात करें बेटा इनके श्वसन ये फेफड़ों द्वारा करते हैं। परिसंचरण इनमें बंद प्रकार का होता है, 3 कोष्ठी हृदय होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद है आपका मगरमच्छ, गिबियालिस और एलिगेटर, ये 3 ऐसे सरीसृप हैं जिनमें 4 कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। फिर हम बात करें उत्सर्जी तंत्र, बेटा इनके पास किडनी होती है। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो ये यूरिक अम्ल निकालते हैं, मैंने आपको बताया था पक्षी, आपके सरीसृप और आपकी ज़मीन पर रहने वाले कीट जैसे कि कॉकरोच, ये यूरिक अम्ल निकालते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ इनका यूरिक अम्ल हो गया। इसके बाद हम बात करें उत्सर्जन के बाद आ जाओ गमन संचरण के, इनके पास जनरली 2 जोड़ी पैर होते हैं, सांप आम जैसे ऐसे हैं जिनके पैर गायब हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम विकास के दौरान, ठीक है, इनके पैर गायब हो चुके हैं। फिर हम बात करें बेटा इनके तंत्रिका तंत्र की, तो 12 जोड़ी इनके पास कपाली तंत्रिकाएं होती हैं और इनका एक कंदीय स्कल होता है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है, एक कंदीय कपाल होता है। फिर हम बात करें जनन कैसे करते हैं, तो बेटा ये लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, निषेचन इनमें मादा के अंदर होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। लार्वा मतलब इनमें ये अंडे देते हैं, अंडज होते हैं, और इनमें लार्वावस्था नहीं होती, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब आ जाओ बेटा इसके उदाहरण, तो आपका टर्टल हो गया, आपका गिलहरी हो गई, हेमीडेक्टाइलस जो कि घर वाली छिपकली हो गई, ठीक है, गिलहरी बोल रही हूँ मैं, घर वाली छिपकली आपकी हेमीडेक्टाइलस हो गई। फिर आपकी पेड़ वाली छिपकली अलग होगी, कैमिलियन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा इसमें हाँ सांप वगैरह आ जाएंगे इसमें, तो जहरीले सांप हो गया, आपका क्रेत हो गया, वाइपर हो गया, आपका नाजा नाजा कोबरा हो गया, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आते हैं आपके पक्षी। पक्षी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना उदाहरण से कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके नीट में, तो पक्षी को हम एवीज बोल देते हैं। सबसे पहले इनकी जो त्वचा होती है ड्राई होती है, इनकी पूरी त्वचा पे कोई ग्रंथि नहीं होती, सिर्फ इनकी पूंछ के नीचे ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं तेली ग्रंथि, प्रीन ग्रंथि, जो कि तेल का स्राव करती है, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है, लेकिन इनके आहार नाल में, ठीक है, इनका पाचन तंत्र तो पूर्ण होता है पर इनकी आहार नाल में 2 अलग से कोष्ठ पाए जाते हैं, क्रॉप और गिजर्ड, ठीक है, गिजर्ड जिसको हम बोल देते हैं पेशनी। तो ये इसमें 2 एडिशनल चैम्बर्स, 2 कोष्ठ अधिक पाए जाते हैं बाकी के रज्जुकी के अलावा। सबकी आहार नाल एक जैसी है, इनकी आहार नाल में 2 कोष्ठ और पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया पाचन तंत्र। श्वसन बेटा ये फेफड़ों से करते हैं, इनके फेफड़ों में ही कुछ वायु कोश होते हैं, ठीक है, जो कि इनको मदद करते हैं एडिशनल, ठीक है, श्वसन में। फिर हम बात करते हैं बेटा परिसंचरण में बंद प्रकार का होता है, 4 कोष्ठी इनका हृदय होता है, पूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है।
फिर हम बात करें इनमें उत्सर्जी तंत्र बेटा, वही किडनीज पाई जाती हैं। उत्सर्जी पदार्थ बेटा इनमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। फिर बेटा बात करते हैं इनमें कंकाल कैसा होता है, तो कंकाल इनमें न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, ठीक है, इनमें न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, मतलब इनकी जो लंबी बोन्स होती हैं उनमें अंदर से वो खोखली होती हैं और इसमें अंदर बेटा वायु भरी होती है। तो जो खोखली अस्थियां इनकी, जो खोखली लंबी अस्थियां हैं उनमें वायु भरी होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स, जो इनको हल्का बनाती है और इसलिए ये उड़ पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यहाँ पे पक्षी हैं जो कि नहीं उड़ पाते, जैसे कि ऑस्ट्रिच ले लो, पेंगुइन ले लो, कीवी ले लो, ठीक है। फिर हम बात करते बेटा, ये हो गया इनका कंकाल। कंकाल के बाद हम बात करेंगे इनके कंकाल के बाद क्या आता है, तंत्रिका तंत्र। तो इनके पास भी मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है, एक कंदीय इनका कपाल होता है, 12 जोड़ी इनके पास कपाली तंत्रिकाएं होती हैं। जनन की बात करें बेटा तो लैंगिक जनन करते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, अंडे देते हैं, ठीक है। उदाहरण बेटा देख रहे हैं यहाँ पे, पैवो हो गया आपका मोर हो गया, कॉर्वस आपका कौवा हो गया, सेटैकुलस आपका तोता हो गया, फिर आपका स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच हो गया, ठीक है। फिर कोलंबा कोलंबा कपोत पीजन जिसको हम बोलते हैं ना। फिर एडेनोडाइटिस आपका पेंगुइन हो गया, गिद्ध, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। आ जाओ लास्ट आपका स्तनी। तो स्तनी बेटा ऐसे हैं जिनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति की वजह से ही हम इनको स्तनी बोलते हैं, पहली चीज। दूसरा बेटा इनके पास शरीर पर रोम पाए जाते हैं, है ना, बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं। तीसरा बेटा इनके पास डायाफ्राम पाया जाता है जो कि इनको श्वसन में मदद करता है। ये 3 इनके बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट लक्षण है। अब आ जाओ बेटा बाकी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका शरीर, बाह्य त्वचा, त्वचा हमारे पास केराटिन युक्त होती है, ठीक है, और रोम हो सकते हैं शरीर पे, हमारी त्वचा पे ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब आ जाओ, आहार नाल पूर्ण होता है, आहार नाल हमें हमारी पता ही है। श्वसन बेटा फेफड़ों द्वारा होता है, परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र, किडनीज होती हैं, उत्सर्जी पदार्थ अपना यूरिया होता है, ये सब कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप इसको फ्लो चार्ट के मतलब सॉरी टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फिर हो गया उत्सर्जी के बाद इनका कंकाल, ठीक है। तो अंत्य कंकाल होता है, अस्थि उपास्थि का बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कंकाल के बाद इनका तंत्रिका तंत्र। तो इनके पास बेटा जो कपाल होता है इनका, वो डाइकॉन्डाइलिक होता है, द्विकंदीय कपाल होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है। इनके पास 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे इनकी जनन की, है ना। हाँ, तो जनन की, अच्छा हमारे पास संवेदी तंत्र भी सारे बड़े अच्छे विकसित होते हैं, ठीक है। फिर अब बात कर लो जनन की। तो जनन लैंगिक होता है, ये सब बच्चे देते हैं, जरायुज होते हैं। लेकिन आपके जो प्लेटिपस है, डक बिल्ड प्लेटिपस जिसको हम ऑर्निथोरिनकस बोलते हैं, ये अंडज होता है, ये अंडे देता है। इसके अलावा जितने भी बेटा आपके स्तनी हैं वो सारे के सारे बच्चे देते हैं, ठीक है। यही है बेटा, और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो आपके स्तनी होते हैं ये हर तरह, हर कहीं भी पाए जाएंगे, ये बिल में भी पाए जाएंगे, जंगलों में भी पाए जाएंगे, समुद्र में भी पाए जाएंगे, नॉर्मल नदियों में भी पाए जाएंगे, हवा में भी उड़ रहे हैं, ठीक है, रेगिस्तान में भी पाए जा रहे हैं, जहाँ हरियाली है, घास है, वहाँ भी पाए जा रहे हैं। तो लगभग ये हर जगह पाए जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, कंगारू, इंसान, ठीक है, गाय, भैंस, शेर, चीता, आपका वेल, बेलनोप्टेरा सबसे बड़ा स्तनी है जो, ठीक है, वेल मछली, आपका डॉल्फिनस, डॉल्फिन भी इसी में आ जाता है, आपका हाथी भी इसी में आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके स्तनी हो गए। इसके बाद बेटा एट द एंड आपको इस चैप्टर में एक ऐसा फ्लो चार्ट नहीं बोलूँगी यार मैं, बार बार फ्लो चार्ट क्यों बोलते, टेबल बनाना है, ठीक है। एक टेबल आपको रज्जुकी का बनाना है, जिसमें आप लेकर के संघ पॉरीफेरा से संघ हेमिकॉर्डेटा तक का पूरा ऐसे कंपैरिजन करेंगे। एक टेबल आपको रज्जुकी का बनाना है, जिसमें आप वर्ग पिसीज से लेकर के वर्ग स्तनियों को कंपेयर करेंगे। आप पहले एक एक करके फीचर लिखिए। सबसे पहले इनमें सम्मिति कैसी होती है, इनमें कोशिका संगठन का स्तर क्या होता है, इनमें जन्म स्तर की संख्या के आधार पे कैसे होते हैं। चौथा बेटा इनमें आपके देह गुहा होती है तो कैसी होती है, देह प्रारूप कैसा होता है, ठीक है, इनमें खंडीभवन होता है नहीं होता है, इनमें नोटोकॉट तो नहीं होती है रज्जुकी में। फिर इनमें पाचन तंत्र कैसा होता है, इनमें श्वसन तंत्र कैसा होता है, इनमें उत्सर्जी तंत्र कैसा होता है, इनमें गमन के लिए कंकाल कैसा होता है, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, जनन कैसे होता है, और उदाहरण। आप इस तरीके से बेटा सबको ऐसे कंपेयर करते हुए लिखिए और इस टेबल को अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लीजिए, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे। अब बच्चे बोलते हैं मैडम उदाहरण याद नहीं होते, क्यों याद नहीं होते, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ,
जो चीज़ आपको याद नहीं होती है उस चीज़ को आप लिख करके अपने घर में उस जगह पर चिपकाएं जहाँ पर आप अपने दिन का सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर आप बेटा ऐसे चिपकाएं, दिन का सबसे ज़्यादा समय बिताएंगे तो आते जाते, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अगर आप बालकनी में बैठना पसंद करते हैं शाम को आधा घंटे 1 घंटे या बाहर घर के, तो आप वहीं पर बेटा दरवाजे पे चिपका दो कि आते जाते यहाँ पे नज़र पड़ेगी तो याद रहेगा, हाँ इसका उदाहरण ये, इसका उदाहरण ये, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू समराइज। तो दिस इज़ इट प्राणी जगत। मैंने पूरे चैप्टर को समराइज करके हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा और मुझे बता दीजिएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर। और आई होप आपको चीज़ें काफ़ी हद तक याद हो गई, क्योंकि इसमें समझने वाला सच बहुत कुछ नहीं है। जो समझने वाला पार्ट है वो मैं श्वसन, उत्सर्जन और जगह मतलब जैसे द्विकंदीय स्कल वगैरह ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मानव कार्य की, मैंने समझने वाला। यहाँ पर केवल चीज़ों को याद करना है। तो मैंने इतनी बार चीज़ों को समराइज्ड वे में बोला है तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा। मिलते रहेंगे माइंड मैप सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।